हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी कैप्टन अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे थे। तो ये अगर हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के मेंस एग्जाम्स का, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एजीटीए का हो, एएसओ का हो, फार्मेसी है, ठीक है, और साथ ही साथ लोअर पीसीएस, सभी का लगभग कंप्यूटर और यूपी स्पेशल सेम रहता है सिलेबस। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग देखिए। और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, क्योंकि पहला चैप्टर हो चुका है जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिसमें हम कंप्यूटर का परिचय और इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें देखे थे, ठीक है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम इंटरनेट और डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इसका इतिहास हम देखेंगे, ठीक है, परिचय देखेंगे, साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग क्या क्या चीज़ें, क्वेश्चन कहाँ से इस तरीके से बने हैं, वो सभी हम इस वाले चैप्टर में देखने वाले। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। और इसका अगर आपको पहला चैप्टर देखना है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से पहला चैप्टर या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू का इतिहास, परिचय और अनुप्रयोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया था, जो कि ये क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश के लेखपाल 2026 में, जो मई में पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है, यानी मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज इनमें से कौन सी है जिसका इस्तेमाल हम वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं, और ये लेखपाल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या था, सभी को पता है, HTML लैंग्वेज है, जो कि ये किसका वेब पेज बनाने में इस्तेमाल होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट था, ठीक है। इसका व्याख्या अगर देखें तो HTML का फुल फॉर्म भी देखते चलिए, कि कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक मानक फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और HTML वेब पेज की संरचना जो होती है, क्या करती है, ये स्ट्रक्चर तैयार करती है। जैसे इसमें हेडिंग हो गया, ठीक है, पैराग्राफ है, इमेज है, लिंक है, ये सभी जो है HTML वेब पेज में जो होता है, उसमें जो है ये स्ट्रक्चर तैयार करती है। और इसके अलावा ब्राउज़र जो है HTML को पढ़कर वेब पेज को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ब्राउज़र जैसे आपका क्रोम, ठीक है, फायरफॉक्स, मोजिला, ऐसे भी आपके ब्राउज़र हो गए, वेब ब्राउज़र हो गए। चलिए, अन्य विकल्प जैसे कि पाइथन जो दिया गया था, C++ और जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ठीक है। जबकि HTML विशेष रूप से वेब डिजाइनिंग के लिए जो है प्रयोग होता है, इसलिए वेबसाइट बनाने की मूल भाषा जो है HTML मानी जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो स्टेटमेंट कथन कारक से था। कथन और कारक कुछ इस तरीके से आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, इस तरीके से दिया गया, ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखिए, पहले कथन पढ़िए। कथन यहाँ पे दिया गया है कि वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में बातें कही गई हैं। और इसका कारण दिया गया कि जब कोई डिवाइस या उपकरण नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाते हैं। ये आपका कथन है, ये आपका कारक है। और यहाँ पे दिया गया है कि विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना था। ए पार्ट में दिया गया है कि अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं। कारण और अभिकथन ए की क्या का जो है सही व्याख्या करता है। बी है कि अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण सही है। इसके अलावा जो है 3 ऑप्शन और हैं इसमें, जो दिया गया कुछ इस तरीके से कि अभिकथन ए सही है लेकिन कारण गलत है, और अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं लेकिन जो है व्याख्या नहीं करता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका 2025 के स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है अभिकथन और कारक, तो यहाँ पे जो अभिकथन कहा गया है कि वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वर के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है, प्राथमिकता स्टैटिक जो आईपी एड्रेस है उसी को दिया जाता है। और कारण दिया गया कि जब कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से, मतलब ऑटोमेटिक बदल जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि स्टैटिक आईपी जो होता है, ये आईपी एड्रेस जो होता है ये बदलता नहीं है, ठीक है। जब कोई डिवाइस कनेक्ट होता है तो उसका आईपी एड्रेस नहीं बदलता, इसलिए कारण इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे अगर हम देखें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, कथन ए सही है, कारण आर गलत है। व्याख्या देखिए, वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वह एक स्थायी और विश्वसनीय एड्रेस प्रदान करते हैं। जब कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से नहीं बदलते, इसके विपरीत डायनेमिक जो एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, वह बदलते हैं, ठीक है। स्टैटिक आईपी एड्रेस ना बदलकर डायनेमिक जो आईपी एड्रेस होता है वो बदल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपका कथन सही था और कारक गलत है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है। ठीक है, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है, यानी कि www में पहुंच सकता है। क्वेश्चन जो है इस तरीके से आया था। यहाँ पे अगर देखिए तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सही है राइट ए पार्ट HTTP प्रोटोकॉल। HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है HTTP के माध्यम से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका प्रयोग www द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए करते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बात करेंगे तो इंटरनेट सेवा और उसके कुछ प्रोटोकॉल दिए गए हैं, वहाँ से मिलान करना था। ठीक है, इंटरनेट सेवा और प्रोटोकॉल, इधर जो दिया गया प्रोटोकॉल है, इधर इंटरनेट सेवा है, और मिलान करना है कि किस इंटरनेट सेवा से जो है कौन सा प्रोटोकॉल सही है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम मिलान करके देखें तो ईमेल दिया गया, न्यूज ग्रुप है, इंटरनेट टेलीफोनी है। ठीक है, ये सभी जो हैं ये दिए गए हैं कि किससे कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मिलान देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ईमेल जो होता है ये SMTP, POP3 और IMAP ये प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल करता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और IMAP का होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि ये ईमेल में प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है इन सभी। न्यूज ग्रुप जो होता है ये कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, तो NNTP का इस्तेमाल करता है, मतलब कि नेटवर्क न्यूज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इंटरनेट जो टेलीफोनी है ये VoIP का इस्तेमाल करता है, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। और चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए IRC प्रोटोकॉल है, इसका इस्तेमाल करता है, यानी कि इंटरनेट रिले चैट जिसको कहा जाता है, रिले चैट। तो ये इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल भी याद करना है बेसिकली कि कौन सा प्रोटोकॉल किसके लिए जो है इस्तेमाल होता है, ये क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन और 5 है ये, इसमें टोटल 80+ क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं एग्जाम में UP SSSC में। तो इत्मीनान से रखिए, पूरा क्वेश्चन हम करवाएंगे और इसमें देखते चलिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल क्वेश्चन है। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं। यहाँ पे तो DSL दिया गया है, सैटेलाइट है, डायलअप है, फाइबर ऑप्टिक्स है, नन ऑफ दीज एबव है। यहाँ पे कौन सा एक इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है ये बताना। DSL जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये होता है। ठीक है, एक इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। सैटेलाइट के माध्यम से भी इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। डायलअप जो है, ये डायलअप जो है इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार के अंतर्गत नहीं आता, बाकी फाइबर ऑप्टिक्स होता है। तो आंसर यहाँ पे C ऑप्शन इसके लिए करेक्ट था। ठीक है, DSL, सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक जो होता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के उदाहरण होते हैं, जबकि डायलअप कनेक्शन जो होता है ये टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है और इसकी गति जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए इसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में हमें भरना था, इस तरीके से भरने से क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से देखिए AGTA के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डैश में सभी ऑनलाइन गतिविधियाँ शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और वो तकनीक है, इनमें से कौन सी वो तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है। अब इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था, यहाँ बताना था। तो इसमें हम बात करें, ये बात किसके बारे में कर रहा है, तो डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। डिजिटल फुटप्रिंट में सभी ऑनलाइन गतिविधियाँ शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और वो जो है और जो डेटा माइनिंग वो तकनीक होता है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना सम्मिलित होता है। ठीक है, बड़ा डेटा सेट है, उसमें से पैटर्न को निकालना है, तो उसको कहा जाता है, उस टर्म को कहा जाता है डेटा माइनिंग करना। ठीक है, डेटा को निकालना, छांटना। तो यहाँ पे आंसर इसके लिए क्या है, ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है IRC का फुल फॉर्म बताना है। देखिए IRC का फुल फॉर्म पूछा गया है, IRC का विस्तार कीजिए। फॉरेस्ट गार्ड 2025 में IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल है जो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द उन नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में जो है विभाजित करने से उत्पन्न होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सही है B ऑप्शन। ठीक है, उसको कहा जाता है सब नेट। क्या कहते हैं, सब नेट कहा जाता है। आंसर B ऑप्शन हो जाएगा। सब नेट की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में सब नेट या सब नेटिंग वो तकनीक होती है जिसके द्वारा एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है।
इन छोटे नेटवर्क को सब नेटवर्क कहा जाता है। सब नेटिंग का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, कुशल और व्यवस्थित बनाना। चलिए अगले प्रश्न में भी मिलान करने को क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, जिसमें कॉलम ए में टर्म दिया गया था और उसका डिस्क्रिप्शन दूसरे कॉलम में दिया गया है। यहाँ पे टर्म दिया गया था एटी एंड टी लॉन्ग लाइन्स, ठीक है, आरबीओसी मतलब रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनीज, इसके अलावा एमएफजे मतलब मॉडिफाई फाइनल जजमेंट, इसके बाद लाटा यानी कि लोकल एक्सेस ट्रांसफ़र एरिया। और इसके बारे में यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन दिया था इसके बारे में, तो उसको मिलान करना था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉरवर्ड गार्ड के पेपर पूछा गया था। तो मिलान करते हैं। यहाँ पे एटी एंड टी लॉन्ग टी लाइन्स जो है ये क्या करती है, टूटने के बाद लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाएं प्रदान करती है, एटी एंड टी लॉन्ग लाइन्स कहा जाता है, ठीक है। आरबीओसीज की बात करेंगे, रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनीज, जो कि ये क्या करती है, एटी एंड टी के टूटने के बाद बनाई गई जो क्षेत्रीय कंपनियां होती हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एमएफजे की बात करेंगे। एमएफजे मॉडिफाइड फाइनल जजमेंट यानी कानूनी निर्णय जिसके कारण 1984 में एटी एंड टी का विघटन हुआ। बेसिकली ये एटी एंड टी के बारे में बातें थी, उसी के टर्म में जो है ये मिलान करने को पूछा गया था, ठीक है। लाटा जो है लोकल एक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट एरिया स्थानीय बनाम लंबी दूरी टेलीफोन की सेवा को विनियमित करने के लिए बनाए गए भौतिक विभाजन को लाटा कहा जाता है। तो आपको इस तरीके से भी तैयार रखना है, ठीक है। चलिए HTML का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया था, क्या होता है इसका फुल फॉर्म HTML का, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि दिया गया है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा स्थानांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है? डेटा ट्रांसफर की आवृत्ति सीमा को कहा जाता है बैंड विड्थ। क्या कहते हैं? बैंड विड्थ कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में DSL। ठीक है, तो DSL का इस्तेमाल करते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? इनमें से तो IP एड्रेस एक यूनिक होता है। सभी जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क सबका एक अलग अपना यूनिक एड्रेस होता है, कंप्यूटर का नाम भी होता है। ठीक है, वर्क ग्रुप का नाम जो है क्या होता है? अद्वितीय नहीं होता। तो यहाँ पे वर्क ग्रुप का नाम हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये कुकीज़ के बारे में है। ठीक है, लोअर के प्रश्न में पूछा गया था, लोअर 2016 में जो हुआ था, कुकीज़ के बारे में। एक कुकीज़ क्या है? तो यूजर्स की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी स्टोर करना कुकीज़ का काम है। तो यहाँ पे इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, कुकी जो होती है ये आमतौर पर उन वेब एप्लीकेशन को संचालित करने में मददगार होती है जो इंटरनेट पर हमारी प्राथमिकताओं, रुचि आदि पर जो है निगाह रखते हैं। यानी कुकीज़ की मदद से वेबसाइट संचालक ये जान सकता है कि उनकी वेबसाइट पर कौन क्या देखता है, कितनी देर रहता है आदि। एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी जो है स्टोर करती है, संग्रह करती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? इनमें से PPP, FTP, URL, EPF दिया गया यहाँ देखें तो EPF इससे संबंधित नहीं है। बाकी PPP जो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का नाम PPP कहा जाता है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित है। लेकिन EPF जो है ये कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहाँ पर क्या आगे बताना था, तो जहाँ पर ध्वनि, वीडियो एवं डेटा साथ साथ संचारित होते हैं तो वहाँ पे ISDN का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है ISDN का, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? इनमें से कौन सा एक उपाय नहीं होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रलेख और PDF फाइल्स बनाना। फाइल्स जो PDF फाइल उनको बनाने के लिए आपको कंप्यूटर का वायरस जो है संक्रमित नहीं करेगा। तो आपके लिए यही आंसर सही था। ठीक है, बाकी किसी अन्य यूजर्स के साथ आप अगर सॉन्ग्स, फाइल्स और इमेज को अगर साझा करते हैं तो ट्रांसफ़र करेंगे ब्लूटूथ के माध्यम से या फिर किसी अन्य पोर्टेबल डिवाइस के माध्यम से, तो वहाँ पे क्या होगा? वायरस आने की संभावना होगी। ठीक है, तो बी पार्ट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं? इनमें से वेब ब्राउज़र की बात कर रहा है तो यहाँ पे आप देखें तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? ठीक है, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज,
नेटस्केप, नेविगेटर, ये तीनों जो है वेब ब्राउज़र होते हैं, लेकिन गूगल जो है वेब ब्राउज़र ना होकर सर्च इंजन है। क्या है ये? सर्च इंजन है, ठीक है। इसका जो क्रोम है, ठीक है, क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन है। वेब ब्राउज़र इसमें से क्या नहीं है? तो गूगल नहीं है, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या है? तो वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र्स मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइट को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही अन्य सामग्री जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जैसे भाषाओं का यूज करता है। इनमें अगर हम देखें तो फायरफॉक्स, मोजिल्ला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप, नेविगेटर, यूसी ब्राउज़र, ETC ये सभी वेब ब्राउज़र हैं, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। अगला प्रश्न, बिंग, जो बिंग है वो भी एक क्या है? सर्च इंजन है। चलिए, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब में ई लगा हुआ है, तो ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई सेवाएं। ये सभी क्या हैं? ई सेवाएं हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक जो भी ई है, ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये सभी जो है इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर्स के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत सबसे उपयुक्त है? ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस जो है सिद्धांत के पीछे काम करता है? तो ये प्रकाश के कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर काम करता है, परिवर्तन पर काम करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप को क्या कहा जाता है? यहाँ पे भरना था, तो इसको हम कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये बैंड विड्थ कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? बैंड विड्थ कहते हैं। आंसर ए पार्ट, डी पार्ट हो जाएगा। बैंड विड्थ जो होता है किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले, मतलब सेंड किए जा सकने वाले डेटा की माप होती है। बैंडविड्थ को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है, क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? पिंग कमांड के उपयोग बताना है। पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है कंप्यूटर में? तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर का पिंग कमांड का मतलब किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पिंग कमांड जो है कंप्यूटर का एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो यह पता लगाता है कि कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंच पा रहा है या नहीं, ठीक है। ये होता है काम पिंग का। इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और ये जो है देखता है कि कितने समय बाद संदेश पुनः मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, यानी कि WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो उनका नाम क्या था? टिम बर्नर्स-ली। सभी को पता, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने वाला इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो वो है ISP, ठीक है। क्या है? ISP। आंसर बी ऑप्शन। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक कंपनी है और ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है, जैसे डायल अप, DSL और केबल मॉडेम, वायरलेस या समर्पित हाई स्पीड इंटरकनेक्ट सहित कई तकनीकों का इस्तेमाल करके डेटा को जो है सेंड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है? तो वो कौन सा प्रोग्राम होता है? तो उस प्रोग्राम का नाम है क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट जो होता है एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़ता है और जानकारी का अनुरोध करता है कि हमें जानकारी दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे? क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर स्रोत को कहते हैं जो किसी सर्वर के द्वारा दी गई सेवाओं का उपभोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। सामान्यतः क्लाइंट की प्रकृति एवं कार्य के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला है थिक क्लाइंट, दूसरा है थिन क्लाइंट, तीसरा है हाइब्रिड क्लाइंट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या डिवाइस के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक अथवा क्लाइंट्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये बताना है, तो इसका आंसर क्या है? तो उसको कहते हैं सर्वर। अभी ऊपर क्लाइंट्स के बारे में बात की गई, अब नीचे सर्वर के बारे में। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक भौतिक स्थान, जैसे कि इनमें से कहाँ पर, मतलब भरना था यहाँ पे, जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े डिवाइस का एक संग्रह होता है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल यानी कि होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों यूजर्स और डिवाइसों के साथ जो है एंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। तो इनमें से किस प्रकार का ये नेटवर्क के बारे में बात हो रहा है, किस प्रकार का नेटवर्क है जो कि पूछा गया है? तो ये बातें करी जा रही भवन और कार्यालय और घर में, तो ये सभी जो है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन के बारे में बात हो रही है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वेब विकास में यानी वेब डेवलपमेंट में एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक यानी कि सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस
में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो उसको कहा जाता है मैशअप। ठीक है, क्या है मैशअप? जो होता है ये सारी चीज़ें करता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। मैशअप जो है एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन है जो सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा सृजन करने के लिए बहु सेवाओं का संयोजित करता है। चलिए, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द की बात करेंगे तो ये सभी सर्च इंजन से संबंधित है सभी शब्द। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया था? ठीक है, किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो वो उस डिवाइस का नाम क्या है जो स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल करता है? तो वो करा जाता है हब का। किसका इस्तेमाल करा जाता है? हब का। तो यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हब नोड कहा जाता है और इसी से कंप्यूटरों को जो है जोड़ा जाता है एक दूसरे। अगर एक केंद्रीय नोड फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है एडीएसएल। ठीक है, एडीएसएल इनमें से क्या डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है? तो इसमें से बताना है, भरना था क्वेश्चन में। तो वो होता है उच्चतर डेटा दर। क्या होता है? उच्चतर डेटा दर। ठीक है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, उच्चतर डेटा। अब जो एडीएसएल है इसका फुल फॉर्म क्या है? एडीएसएल का फुल फॉर्म बनता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये इसका क्या फुल फॉर्म है? एडीएसएल का फुल फॉर्म है। एक प्रकार का ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्निक है जो पारंपरिक वॉइस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताना डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होता है? तो किस पर निर्भर होता है ये? तो ये निर्भर होता है जो है प्रकाश पर। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर है ये प्रकाश के सिद्धांत पर ठीक है चलता है, आंतरिक परिवर्तन पर। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना यानी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक यूजर्स वाले किसी एकल संगठन, उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक इकाइयां रख लेते हैं, द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रेखा प्रबंधित संचालित किया जा सकता है। तो इनमें से कौन से क्लाउड की बात कर रही है? तो ये बात किया जा रहा है उस क्लाउड का नाम है निजी क्लाउड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट जो क्लाउड होता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिंगल संगठन के द्वारा कई उपभोक्ताओं द्वारा अन्य उपयोग के लिए जो है प्रावधान किया गया। तो प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? तो क्रोम, सफारी और ओपेरा अगर आप लोग चलाते होंगे तो इसमें पता होगा क्या है, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। क्या है? वेब ब्राउज़र। ठीक है, क्रोम, सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, ये सभी आपके क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संध्या यानी नेटवर्क नोड्स जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के लिए एक केंद्रीय बिंदु से रूप में कार्य करते हैं? तो कौन से प्रकार के टोपोलॉजी में होता है जो केंद्रीय नोड्स बना होता है? तो अभी इसके बारे में ऊपर एक क्वेश्चन और आया था स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। चलिए, किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं? कौन से प्रकार के मॉडेम से क्लॉक रिकवरी सर्किट होता है? तो वो होता है सिंक्रोनस मॉडेम। कौन सा मॉडेम है? याद रखिएगा, सिंक्रोनस मॉडेम। ठीक है, सिंक्रोनस मॉडेम जो होता है डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल भेजते हैं। डेटा से क्लॉक सिग्नल को पुनर्प्राप्ति करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किटरी के कारण एसिंक्रोनस मॉडेम की तुलना में अधिक महंगा होता है। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण एक्स मॉडेम, वाई मॉडेम, जेड मॉडेम होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? इनमें से लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक इनमें से कौन सा होगा? तो वो है ईथरनेट। क्या है? ईथरनेट होगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ईथरनेट क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीक है। इसकी अभिकल्पना 1973 में बॉब रॉबर्ट मेटकॉफ ने किया था। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका आंसर क्या था? सी ऑप्शन सही था, 15 GB फ्री स्टोरेज प्रदान करता है जीमेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। URL का फुल फॉर्म पूछा गया 2022 के पेपर में। URL का फुल फॉर्म होता है क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि एक इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, यूआरएल को वेब एड्रेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है? तो इसका राइट आंसर क्या था? बी ऑप्शन था। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कहते हैं वीपीएन। क्या कहते हैं? वीपीएन का नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वीपीएन जो होता है एक पब्लिक नेटवर्क से एक प्राइवेट नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने के लिए जो है प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो वीपीएन इस्तेमाल करते हैं जिससे कि चुपके से चलाते हैं काम को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है इनमें से? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट संकेत छीड़न, बाकी बहुपात फेडिंग संयोजन अवशोषण, ये सभी जो है प्रभावित करता है वायरलेस संचार की गुणवत्ता को, लेकिन संकेत छीड़न नहीं प्रभावित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का फुल फॉर्म पूछा गया था 2022 के पेपर में, आया था जेई में। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजर। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर जो होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी की खोज करने, पुनः प्राप्त करने और नेविगेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ब्राउजर जो होता है ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन इंटरकनेक्शन OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एप्लीकेशन लेयर पर ब्राउजर सिस्टम काम करता है। जब कोई यूजर किसी विशेष वेबसाइट से वेब पेज का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउज़र प्राप्त करता है और यूजर्स के पेज पर प्रदर्शित करता है। पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का नाम क्या था? मोजैक था, मोजैक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम की गति की गणना निम्नलिखित में से किस दर से की जाती है? मॉडेम, तो मॉडेम के गति, जो मॉडेम की स्पीड है उसकी गणना करते हैं बीपीएस में। ठीक है, बीपीएस में करते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बीपीएस मतलब बिट्स प्रति सेकंड से इसकी गति की गणना की जाती है। ठीक है, मॉडेम क्या है? तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल जानकारी को इनकोडिंग और डिकोड करने के लिए एनालॉग कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो बिट्स पर सेकंड में मापी जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तो सभी को पता है, टिम बर्नर्स-ली। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना है इंटरनेट तत्वों का उनके संबंधित मुख्य उद्देश्यों का मिलान करना था। ठीक है, इस तरीके से IMAP, वेब सर्वर, केबल मॉडेम, सर्च इंजन, इस प्रकार दिया गया था और यहाँ पे मिलान करना। तो आपको एक टर्म जो है शब्दावलियों को याद रखना है, कम से कम बेसिक चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए कि मिलान करने में यही पूछा है कि इनका काम क्या होता है। चलिए मिलान करते हैं। तो IMAP की बात करते हैं तो यूजर्स को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देती है। ठीक है, IMAP क्या है? ईमेल का एक प्रोटोकॉल है। और इसके बाद वेब सर्वर जो है क्या है? वेबसाइट और अन्य वेब सेवाओं को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। केबल मॉडेम जो है एक हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है? सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क में किस प्रकार का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं या कौन से नेटवर्क का उदाहरण? कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क, कॉलेज कैंपस का बिल्डिंग नेटवर्क जो है वो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, लैन का इस्तेमाल करते हैं। तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज कैंपस बिल्डिंग एक घर अथवा स्कूल के अंदर डिवाइसेस, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि को आपस में जो है लोकल एरिया नेटवर्क जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटेबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीनिंग शेयरिंग को सक्षम बनाता है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इसका सही है, मीरा कास्ट। ठीक है, मीरा कास्ट, मीरा कास्ट क्या है? ये जो है मोबाइल डिवाइस से अगर आपको टीवी या मॉनिटर पर देखना है तो सीमलेस स्क्रीनिंग, ये स्क्रीन शेयरिंग करता है। ठीक है, सीधा मोबाइल के माध्यम सीधा आप टीवी पर देख सकते हैं, मोबाइल में जो भी चलाएंगे वो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसका कहा जाता है मीरा कास्ट। मीरा कास्ट क्या है? एक वायरलेस डिस्प्ले टेक्निक है। ठीक है, जो मोबाइल डिवाइस से टीवी या मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है। ठीक है, मीरा कास्ट 1080 पिक्सल HD वीडियो और 5.1 सराउंड साउंड का समर्थन करता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन शेयरिंग संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है TCP/IP मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इनमें से? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, एप्लीकेशन लेयर में HTTP और FTP
जैसे प्रोटोकॉल सम्मिलित हैं तो बिल्कुल सही है, ये एप्लीकेशन लेयर में ही होते हैं। HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल सम्मिलित होते हैं, इसी एप्लीकेशन लेयर में ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर नहीं, बल्कि ये कौन सी है, दूसरी लेयर है। कौन सी लेयर है, दूसरी लेयर है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। गलत वाला बताना तो गलत वाला बी पार्ट हो जाएगा। तीसरा दिया गया नेटवर्क लेयर डिवाइसों के बीच पैकेट की राउटिंग करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही, नेटवर्क लेयर के माध्यम से होता है राउटिंग करने का काम। इसके बाद चौथा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर TCP का उपयोग करके विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करती है, तो ये भी सही है। तो आंसर कौन सा गलत था, बी पार्ट गलत था। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है, जो कि गलत है, ये दूसरी लेयर है, ठीक है। चलिए, OSI मॉडल की जो पहली लेयर होती है उसका नाम है फिजिकल लेयर, ठीक है। हालांकि ये TCP IP मॉडल के प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होते, लेकिन इसका काम नेटवर्क एक्सेस लेयर में समाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में मिलान करना टेक्नोलॉजी दिया गया, उसका डिस्क्रिप्शन विवरण दिया गया। HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL से काम क्या होते हैं। आइए मिलान करते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आपको ऐसे टर्म्स याद रखना है। HTML क्या होता है, अभी पहला क्वेश्चन ही इस पर बातें हुई थी। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेज पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है, वेब पेज को डिजाइन किया था इसके माध्यम से। CSS जो है वेब पेज को स्टाइल बनाता है, स्टाइल करता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट जो है क्या है, वेब पेज में इंटरएक्टिविटी जोड़ता है जावा स्क्रिप्ट वेब पेज में। SQL जो है डेटाबेस प्रबंधित करता है, SQL। तो इस प्रकार इसके अलग अलग काम होते हैं, सब ये वेब पेज के ही अंतर्गत काम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा TDMA और CDMA, ठीक है, दो दिया गया है, बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है कि कैसे विविध उपयोगकर्ता एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम साझा करते हैं, ठीक है। TDMA और CDMA के बीच अंतर बताना इनमें से। यहाँ पे अगर हम देखें तो TDMA और CDMA की अगर बात करेंगे तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नहीं आ पाएगा क्वेश्चन। अब TDMA की बात करें तो TDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग समय स्लॉट का उपयोग करता है, जबकि CDMA जो है प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए एक अद्वितीय कोड का उपयोग करता है। तो ये अंतर होता है दोनों में। डी ऑप्शन सही था। TDMA का फुल फॉर्म क्या है, तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, ठीक है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यह तकनीक समय विभाजन पर आधारित होते हैं, जहां प्रत्येक यूजर्स को संचार के लिए विशिष्ट समय स्लॉट प्रदान किया था। और जो CDMA है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, इसमें सभी उपयोगकर्ता एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम साझा करते हैं, लेकिन प्रत्येक उपयोगकर्ता को जांच के लिए एक अद्वितीय कोड असाइन किया था, जिससे संकेतों को अलग किया था। तो ये दोनों जो बेसिक इसमें अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि HTTP और HTTPS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से, ठीक है। HTTP और HTTPS सिर्फ S का अंतर है इन दोनों में, बाकी हैं दोनों सेम। S मतलब यहाँ पे सिक्योर हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें पहला, तो पहला जो है क्या है, इसमें सही वाला बताओ। पहला क्या है कि HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को एनक्रिप्ट करता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। HTTPS सिक्योर वर्जन दिलाता है, एनक्रिप्ट करता है डेटा को, तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान करता है, तो HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान करता है, क्या ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान नहीं करता है इस तरीके से। तीसरा इसमें दिया गया कि HTTPS SSL या TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो बिल्कुल सही इसका इस्तेमाल होता है। और चौथा है कि HTTP और HTTPS को बिना जोखिम के एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करता, बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ही सही था HTTP के बारे में, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट, ठीक है। अब HTTPS की अगर बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि क्लाइंट और सर्वर डेटा को SSL और TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करते एनक्रिप्ट करता है, सिक्योर करता है, ठीक है, जिससे डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र किया जा सके। HTTP बिल्कुल भी एनक्रिप्शन प्रदान नहीं करता, जबकि HTTPS एनक्रिप्टेड और सुरक्षित होता है, इसीलिए वो गलत था, ठीक है। उसमें लिखा था कम सुरक्षा प्रदान करता, जबकि यहाँ बिल्कुल सुरक्षा प्रदान नहीं करता। HTTP और HTTPS आपस में सीधे परिवर्तनीय नहीं होते, क्योंकि HTTPS असुरक्षित होता है, इससे HTTPS में बदलने के लिए अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन एवं SSL TLS की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न में मिलान करना, ठीक है। ARPANET के बारे में, ईथरनेट है, रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर्स-ली, तो इनके बारे में यहाँ पे मिलान करना था, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। X25 भी है यहाँ पे। अगर हम ARPANET की बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये एक इंटरनेट का एक प्रिकर्सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा वित्त पोषित ARPANET था, जहाँ से सर्वप्रथम इंटरनेट का विकास हुआ। ईथरनेट क्या है, तो 1973 में जेरॉक्स पार्क सी में
ईथरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया गया था। ठीक है, रे टॉमलिंसन की बात करेंगे तो 1971 में इन्होंने ईमेल के लिए मानव यूजर नेम @होस्ट नेम प्रारूप विकसित किया था। टिम बर्नर्स-ली जो थे 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा विकसित की। और X25 जो है ये फ़ोन लाइनों का उपयोग करके एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल जिसका उपयोग शुरुआती नेटवर्क में किया जाता था, तो उसको कहते हैं X25। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली और वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है? करेक्ट आंसर इसका है सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मॉडेम सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो है चेंज करता है। ये आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, जिससे वैश्विक संचार संभव हो पाता है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न, जो आपको अपने पीसी से आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट के कनेक्ट करने देता है। ठीक है, इसमें से उसको क्या कहेंगे? ठीक है, व्हिच लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर पीसी टू आईएसपी, तो वो क्या चीज़ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट उसको कहते हैं वाईफाई। ठीक है, क्या होता है? वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाईफाई जो होता है वायरलेस नेटवर्किंग टेक्निक है, जो बिना फिजिकल वायर्स के जो है उपयोग से आपको इंटरनेट कनेक्ट होने की सुविधा देती है, रेडियो तरंगों पर काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन मिलान करना था। यहाँ पे दिया गया सिंपलेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल, पॉइंट टू पॉइंट चैनल और मल्टी पॉइंट चैनल। इस प्रकार से आपको चैनल्स के बारे में पढ़ना, क्योंकि इस तरीके से आ जाते हैं। मिलान करते हैं तो सिंपलेक्स चैनल जो होता है केवल क्या होता है? केवल एक दिशा में सिग्नल भेजता है, तो उसको कहा जाएगा सिंपलेक्स चैनल। हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या है? ये वॉकी टॉकी की तरह एक बार में एक दिशा में सिग्नल भेजता है। और फुल डुप्लेक्स चैनल जो होता है ये दोनों दिशाओं में जो है एक साथ सिग्नल भेजता है। पॉइंट टू पॉइंट चैनल जो है दो डिवाइस के बीच सीधा कनेक्शन, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, उसको कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट चैनल। मल्टी पॉइंट चैनल जो होता है कई डिवाइस द्वारा उपयोग किया जाता है वायरलेस नेटवर्क में, सामान्य है। इस प्रकार मिलान करने के लिए आ जाते हैं, आपको चैनल्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? कौन सी फिजिकल इसमें से वस्तु है? तो वो है पैकेट। ठीक है, क्या ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई दे तो पैकेट होता है। आंसर भी पैकेट एक जो है फिजिकल रूप से भौतिक मौजूद डेटा की इकाई है, जो ईथरनेट या अन्य किसी नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट होती है, तथा ये डेटा का एक बहुत छोटा टुकड़ा होता है जिसे नेटवर्क पर भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। चलिए डीएनएस का मतलब क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म, कंप्यूटर टर्म में डीएनएस का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन सही। ठीक है, जब किसी आप वेबसाइट का यूआरएल ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम उस डोमेन नेम को उससे संबंधित आईपी एड्रेस में बदलता है, ताकि आपका डिवाइस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट हो सके। तो ये होता है डीएनएस का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो चैट के माध्यम से करते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या? दो यूजर्स को अगर कनेक्ट करना है तो वास्तविक रियल टाइम में अगर चैट बात करनी है तो चैट के माध्यम से कर देंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन, जो कि इसको लाइव चैट भी कहा जाता है या तत्काल संदेश कहते हैं, जिसमें उदाहरण अगर देखें तो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम है, मैसेंजर है। फिलहाल अभी वो टेलीग्राम तो बंद है, कल से हो सकता है चालू हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल लेयर का सही ऊपर से नीचे क्रम क्या है ये बताना। ठीक है, ऊपर से नीचे का क्रम यहाँ पे हमें अरेंज करना है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल यानी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म है। एक रेफरेंस मॉडल होता है जिसे आईएसओ द्वारा विकसित किया गया है, और यह नेटवर्किंग में डेटा कम्युनिकेशन को 7 अलग अलग लेयर्स में विभाजित करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आएगा, सबसे ऊपर आएगा, 7वां लेयर है। फिर इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा फिर आपका नेटवर्क लेयर। फिर सबसे पहला वाला लेयर जो होता है वो होता है आखिरी वाला, या पहला कर सकते हैं नीचे से, तो फिजिकल लेयर होता है। अब यहाँ पे सातों को एक क्रम में एक साथ देख सकते हैं, और फिर इसके बाद इसको याद रखिएगा। सबसे पहले नीचे सबसे होता है फिजिकल लेयर, फिर इसके ऊपर होता है डेटा लिंक लेयर, फिर होता है इसके ऊपर नेटवर्क लेयर, फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर इसके ऊपर सेशन लेयर, फिर इसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर होता है। तो ये होता है सीरीज क्रम, तो आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न में मिलान करना है संदेश के बारे में। ठीक है, चैनल उपयोग के बारे में, पैकेट क्या है, प्रोटोकॉल क्या है,
मैसेज लेंथ क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे बातें बताई गई हैं, तो मिलान करना था। अब यहाँ पे चलिए मिलान करते हैं। संदेश, संदेश जो है संचार को प्रभावित करने वाले संदेशों का अलग अलग आकार संदेश होता है, ठीक है। चैनल, चैनल की अगर बात करें, चैनल का उपयोग तो कई संदेशों के लिए संचार चैनलों का कुशल उपयोग किया जाता है। पैकेट की बात करें तो आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े संदेश को तोड़ने वाली छोटी इकाइयाँ पैकेट कहलाती हैं। प्रोटोकॉल क्या है, जो नियम होता है, ठीक है। अनुप्रयोगों के बीच संदेश के अर्थ को परिभाषित करते हैं, नियम होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर टर्म में जो नियम बनाए जाते हैं तो वो क्या होता है, रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। संदेश की लंबाई की बात है तो एड्रेस जैसी जानकारी वाला डेटा संदेश की लंबाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष सर्व प्रचलित किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू और डब्ल्यू को विकसित किसके द्वारा किया गया? टिम बर्नर्स-ली ने, और इसे 1991 में सर्व प्रचलित किया गया था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यह 1989 में बन गया था, बनाया था 1989 में, लेकिन सार्वजनिक रूप से यह 1991 में आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का कार्य क्या है? सबनेट मास्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क के बारे में पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या है? तो सबनेट मास्क जो होता है ये एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट पार्ट्स में डिवाइड करता है, विभाजित करता है, ठीक है। सबनेट मास्क कहलाता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सबनेट मास्क जो होता है एक 32 बिट की संख्या होती है जिसका उपयोग किसी आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करना, यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष आईपी एड्रेस किस नेटवर्क से संबंधित है या उस नेटवर्क के भीतर कौन सा होस्ट है। चलिए अगला प्रश्न है फायरवॉल के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फायरवॉल की बात करेंगे तो इनमें से अगर हम देखें, पहला दिया गया फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करता है, तो केवल इनकमिंग ट्रैफिक पर निगरानी नहीं करता है, तो यह गलत हो जाएगा। फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, फायरवॉल का काम है यही करना, ठीक है। तीसरा है फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक रोक सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, सभी प्रकार के नहीं रोक सकता है, ठीक है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही हो सकता है। तो 2 और 4 इसमें सही था, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फायरवॉल होता है जो सभी साइबर अटैक को नहीं रोक सकता, वह केवल ज्ञात और कुछ प्रकार के अटैक्स को रोकने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये, और फायरवॉल जो होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चलिए, डीएनएस के बारे में कौन सा कथन सही यहाँ पे बताना? डीएनएस ऑप्शन ए क्या दिया गया है डीएनएस के बारे में? डीएनएस डिवाइस के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है, तो डीएनएस सुरक्षित मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं कराता। डीएनएस लोकल नेटवर्क होस्ट नेम का समाधान नहीं कर सकता, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। डीएनएस का काम डोमेन नेम सिस्टम, जिसका नाम ही है, इसका मुख्य कार्य क्या है? आईपी एड्रेस को मानव पठनीय डोमेन नेम जैसे कि www.yct या www.google.com में परिवर्तित करना। डीएनएस अनन्य रूप से IPv6 पर काम करता है, ये भी गलत है, ठीक है। डीएनएस जो है क्या करता है? आईपी एड्रेस के डोमेन नेमों में परिवर्तित करता है, तो बिल्कुल सही, तो डी ऑप्शन इसके बारे में सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में भी हमें मिलान करना था, डिवाइस दिया गया था, उसके उद्देश्य क्या है? जैसे राउटर का उद्देश्य क्या है, स्विच का उद्देश्य क्या है, मॉडेम का उद्देश्य क्या है, एक्सेस पॉइंट का उद्देश्य क्या है, तो इसका मिलान करते हैं। राउटर की बात करेंगे तो नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है राउटर, ठीक है। स्विच की बात करें तो डिवाइस को कनेक्ट करता है, स्विच कहलाता है, ठीक है। स्विच का काम क्या है? डिवाइस को कनेक्ट करना। इसके अलावा मॉडेम जो होता है डिजिटल सिग्नल को परिवर्तित करता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। एक्सेस पॉइंट की बात करें तो वाईफाई कवरेज बढ़ाता है एक्सेस पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है HTTP 404 त्रुटि जो एरर है शब्द क्या दर्शाता है? अगर आपको ये शब्द मिल जाता है आपके कंप्यूटर में तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। HTTP 404 एरर, तो इसका मतलब क्या है? तो इसके मतलब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसके लिए, कि सर्वर पर अनुरोधित संसाधन नहीं मिल सका, तो आपको ये रिक्वेस्ट जो है त्रुटि दिखा दी गई, ठीक है, सर्वर के द्वारा। अगर आपको सर्वर पर जो रिक्वेस्ट किया है, जो रिसोर्स रिक्वेस्ट किया आपने, सर्वर पर वो नहीं मिला, तो आपको ये त्रुटि दिखाई देगी। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सर्वर पर जो उपलब्ध नहीं होता तो 404 दिखाता है। अगला प्रश्न है कि IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका उपयोग करने का प्राइमरी पर्पज़ क्या है, प्राथमिक कारण क्या है IPv4 नेटवर्क में? तो इसका प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि कई डिवाइस को एक सार्वजनिक IP साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक IP एड्रेस को संरक्षित करना। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। IPv4 में सार्वजनिक IP एड्रेस की संख्या सीमित है,
नेट एक ऐसी तकनीक है जो कई प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक ही सार्वजनिक आईपी एड्रेस जैसे इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होने की अनुमति देता है। यह सार्वजनिक आईपी एड्रेस की कमी को दूर करने में मदद करता है और नेटवर्क सुरक्षा में भी सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए बंधुत्व, वजन और समय के क्षय को कारक बनाता है? तो यहाँ पे 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा एज रैंक। ठीक है, एज रैंक जो है ये बनाता है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट। एज रैंक क्या है? फेसबुक का एक प्रारंभिक एल्गोरिदम है जिसका उपयोग यह तय करने के लिए करते हैं कि कौन सी पोस्ट यूजर्स की न्यूज़ फीड में दिखाई जाए। ठीक है, ये काम होता है एज रैंक का। फेसबुक ने इस एल्गोरिदम को और अधिक उन्नत एल्गोरिदम जैसे मशीन लर्निंग आधारित रैंकिंग में बदल दिया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से एज रैंक ही इसका मूल एल्गोरिदम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण से है। कथन दिया गया है कि जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। कारण इसका दिया गया है कि जीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वह कहीं भी हो। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? राइट आंसर की बात करेंगे तो ये जो है इसका कथन और कारण दोनों सही। ठीक है, और क्या है व्याख्या भी करता है, क्योंकि जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल जो है ये मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कहीं भी हो। तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल क्या है? जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल क्या है? एक आधुनिक साइबर सुरक्षा मॉडल है जो कभी भरोसा मत करो हमेशा सत्यापित करो के सिद्धांत पर काम करता है। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के अनुसार कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं होता, चाहे वो नेटवर्क के अंदर आ रहा हो या बाहर से आ रहा हो। यह बताता है कि जीरो ट्रस्ट मॉडल में सभी यूजर्स और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वो कहीं भी हो। इसलिए दोनों सही था और कारण भी सही था। चलिए अगला प्रश्न अब कथन कारण से पूछा गया था कि एक वीपीएन सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। इसके अलावा कारण इसका यह दिया गया कि वीपीएन उपयोगकर्ता और वीपीएन सर्वर के बीच डेटा इनक्रिप्ट करते हैं, हालांकि वीपीएन प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी कर सकता है। तो इसमें बताना था कि कथन और कारण में दोनों क्या सही है। तो बिल्कुल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जो कथन है इसका कि एक वीपीएन सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है, तो ये गलत है। पूरी तरह से अज्ञात नहीं कर पाता वीपीएन। और इसके बाद इसका जो कारण है वो कारण सही दिया गया है। ठीक है, कि वीपीएन क्या करता है? यूजर्स और वीपीएन सर्वर के बीच डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, हालांकि वीपीएन प्रदाता क्या है? अभी भी यूजर्स की गतिविधि की निगरानी कर सकता है, तो ये सही है। तो वीपीएन भी सुरक्षित नहीं है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट सही, कथन ए गलत है और आर सही है। ठीक है, चलो अब वीपीएन की अगर बात करेंगे तो वीपीएन क्या है? सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। गलत है, क्योंकि वीपीएन यूजर्स की गतिविधि को केवल एनक्रिप्ट करता है, लेकिन वो पूरी तरह से एनोनिमस नहीं बनाता, अज्ञात नहीं बनाता। वीपीएन प्रदाता उपयोगकर्ता की गतिविधि देख सकता है और कुछ मामलों में बाहरी एजेंसियां जैसे सरकारें वीपीएन प्रदाता से डेटा प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए कथन गलत था और कारण सही था। चलिए ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होती है? तो कौन सी लेयर के मध्य होता है? तो वो होता है नेटवर्क लेयर के मध्य। ठीक है, डेटा रूट करने का काम कहाँ? नेटवर्क लेयर पर होता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। डेटा रूटिंग जो जिम्मेदार हो नेटवर्क लेयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कथन और कारक से दिया गया है। कथन दिया गया है कि HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये कथन है। कारक दिया गया इसका कि HTML वेब दस्तावेज संरचना को परिभाषित करता है, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना था कि इनमें से क्या सही है। तो अगर हम देखें कथन कारक की तो दोनों सही हैं, लेकिन अगर हम बात करें कारण की तो कथन का क्या है? सही व्याख्या भी करता है। ये दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो आंसर यहाँ पे क्या सही था? आंसर यहाँ पे जिसमें होगा तो डी ऑप्शन में सही है। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज की संरचना और सामग्री जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज है, लिंक को परिभाषित करने के लिए प्रयोग होता है। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच जानकारी आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के फंक्शनिंग में दोनों HTML और HTTP जरूरी भूमिका निभाते और कारण जो है ठीक तरह से अब कथन को समझाता है।
चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहते हैं? होस्ट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, होस्ट नहीं, होस्ट। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को होस्ट के नाम से बुलाया जाता है। होस्ट एक ऐसा कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है और सेवाएं प्रदान करता है। यह नेटवर्क पर मौजूद किसी भी डिवाइस को संदर्भित करता है जो विशिष्ट आईपी एड्रेस रखता है और डेटा संचार में भी भाग लेता है। दिशा निर्देश से नेविगेट करने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है? दिशा निर्देश 75। दिशा निर्देश क्या है? दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम मैप्स का इस्तेमाल करेंगे। आंसर यहाँ पे क्या है? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है? कौन से प्रकार का कंप्यूटर है जिसको इंटरनेट होस्ट माना जाता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी क्या इंटरनेट होस्ट माने जाते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट होस्ट क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो सीधे इंटरनेट से जुड़ा होता है और इसका एक यूनिक एड्रेस होता है। ऐसे कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य डिवाइस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर सभी शामिल हो सकते हैं यदि वह इंटरनेट से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है? ईमेल भेजने के लिए हम अगर बात करेंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। आंसर यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पाथ MTU यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है? MTU का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब यहाँ पे बताना है क्या है, ठीक है। MTU क्या है? MTU की बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये एक क्या है? स्मॉलेस्ट मैक्सिमम पैकेट साइज है, जो कि ये क्या है? पाथ टू डेस्टिनेशन, गंतव्य के पथ के साथ सबसे अधिकतम छोटा अधिकतम पैकेट आकार होता है जिसको कहा जाता है पाथ MTU। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट यानी कि एक नेटवर्क पाथ पर सबसे छोटा MTU होता है जिसे बिना फ्रेगमेंटेशन के प्रसारित किया जा सकता है। यह नेटवर्क के सभी सेगमेंट्स, राउटर्स, लिंक साथ के MTU से न्यूनतम मान होता है, ठीक है। यदि स्रोत से गंतव्य तक के पथ में 3 लिंक हैं जिसके MTU क्रमशः 1500 बाइट्स, 1000 बाइट्स और 1200 बाइट्स है, तो पाथ MTU जो है 1000 बाइट्स का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होस्ट कंप्यूटर नेम के अंतिम 2 भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? अंतिम 2 भाग हैं उनके सामूहिक रूप से होस्ट कंप्यूटर क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम FQDN जिसको कहते हैं, जिसको जैसे host.example.com है तो इसमें होस्ट नेम है, ठीक है। example.com क्या है? डोमेन नेम है, जो कि अंतिम 2 भाग हैं, एग्जाम्पल और काम, इसको सामूहिक रूप से डोमेन कहा जाता है। चलिए, सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या होती है? सर्च इंजन जो है उसकी मूल क्षमता क्या है? तो वो क्या करता है? फाइंड करता है डॉक्यूमेंट्स को, जो खोज शब्दों के अनुरूप दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को ढूंढता है, ठीक है। सर्च टर्म के अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स को सर्च करता है वही सर्च इंजन की मूल क्षमता होती है, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन। सर्च इंजन क्या है? एक ऐसा टूल जो यूजर को इंटरनेट या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन में से वांछित ट्रांसफॉर्मेशन खोजने में मदद करता है। सर्च इंजन का मुख्य कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध विशाल जानकारी में से यूजर्स के क्वेरी के अनुसार सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक परिणाम सर्च करके प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3G 4G 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सभी को पता है जी का अर्थ क्या है? जनरेशन, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, जनरेशन। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिससे कि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिएगा, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा इसमें हम देखेंगे हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए पिछले 4-5 सालों में, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।